गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वांटम नंबर्स पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 का मतलब है कि हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ से, ठीक है। 5, 7, 10, 15 जितने भी हो पाएंगे जितने भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे होगा क्योंकि आपका जो क्वांटम नंबर वाला कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से क्या है क्या नहीं है। चलो स्टार्ट करें इसे। चलो एक एग्जांपल देने से पहले एक हल्का सा रिवीजन ले लेते हैं पहले वाले का कि हमने क्या पढ़ा। हमने 4 तरह के क्वांटम नंबर पढ़े थे। एक तो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हमने डिनोट किया था n से। एक हमने पढ़ा था एजीमुथाल क्वांटम नंबर, जिसको हमने डिनोट किया था l से। उसके बाद हमने पढ़ा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml और स्पिन क्वांटम नंबर ms। तो ये क्वांटम नंबर्स का एक सेट है, ठीक है। ये क्वांटम नंबर का सेट होता है। ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन देता है और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, है ना। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये बेसिकली हमें किसके बारे में बताता है? शेल के बारे में बताता है। तो कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में बताएगा। एजीमुथाल क्वांटम नंबर हमें बताएगा सब सेल के बारे में, ठीक है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताएगा ऑर्बिटल्स के बारे में, या फिर मैं ये कहूं अगर ओरिएंटेशंस के बारे में, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ठीक है। और ये बताएगा हमें स्पिन के बारे में, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एक्सिस में कैसे घूम रहा है, ठीक है। क्लॉकवाइज उसकी रोटेशन है या उसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। उसकी रोटेशन क्लॉकवाइज है या उसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, ये हमें बताएगा स्पिन क्वांटम। तो जो सेल है, ये फर्स्ट सेल हो गई, सेकंड सेल, थर्ड सेल, हमने इससे पहले ही पढ़ा था ना कि एक सेल होती है, इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब हमने क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ा तो ये जाना कि नहीं, सेल के अंदर भी सब सेल होते हैं और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एजीमुथाल क्वांटम नंबर जो है ये हमें सब सेल के बारे में बताता है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या देखा था कि यहां इसका यूज करेंगे n-1। क्या यूज करेंगे? n-1। और जो वैल्यू आएगी 0 से n-1 तक की जो वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए पॉसिबल वैल्यूज होंगी। जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो आप ये बताओ कि l की कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो आप लगाओगे n-1, तो आपने लगा n-1, l इज इक्वल टू, तो आपके पास आएगा 2, है ना। 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा। अब मैंने कहा 0 to n-1, 0 to n-1, 0 to n-1 की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 2, 0 से 2, तो 0, 1 और 2, ये 3 वैल्यू निकल के आई है हमारे पास। और जो 3 वैल्यूज हैं, इन्हीं 3 वैल्यूज के बेसिस पे देखो, अगर मैं कहूं कि अगर l की वैल्यू में 0 होती है, अगर l की वैल्यू 1 होती है, अगर l की वैल्यू 2 होती है और ये 3 होती है, तो ये किसके लिए होगी? ये होगी s के लिए, ये होगी p के लिए, ये होगी d सबसेल के लिए और ये होगी f सबसेल के लिए, ठीक है। s p d f, क्लियर है। तो ये चीज थी, ओके। अच्छा एक चीज और है, ये तो हमने सबसेल के बारे में बता दिया कि भाई एक अगर मेरे पास n की वैल्यू दे रखी है तो वहां कितने पॉसिबल सबसेल प्रेजेंट हो सकते हैं उसके अंदर, ये तो हो गया ये निकालने वाला। अगर मान लो कि मैं कहूं कि बताओ भाई मेरे पास ना एक डी सबसेल है, ठीक है। अब देखो ये बोल दिया कि डी सबसेल है, इस डी सबसेल के अंदर मैक्सिमम हाउ मेनी ऑर्बिटल्स
है एक डी सब शेल में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना। अब देखो 2 into L plus 1, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं 2L plus 1, तो मैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या फिर मैं कहूं कि वो कितनी ओरिएंटेशन होंगी उनकी वो निकाल सकता हूं, है ना, कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो अगर देखो मुझे निकालना है S के लिए, तो S के लिए अगर मैं कहूंगा कि S के लिए L की वैल्यू तो 0 होती है ना, तो 2 into 0 plus 1 is equal to 1। तो S जो होता है उसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है। ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, हम एक रिवीजन ले रहे हैं पीछे वाले का, है ना। डिटेल में देखना है तो पीछे वाली वीडियो जरूर देखें, है ना, इससे पहले वाली वीडियो। और अगर ऐसे ढूंढने में किसी को दिक्कत हो रही है तो प्लेलिस्ट बना रखी है उसकी, ठीक है। आप चैनल पे जाओ, चैनल पे जाने के बाद होम पे जाएगा, फिर थोड़ा सा उस पर आगे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, फिर वीडियोस का ऑप्शन आएगा, फिर उसके बाद प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा। तो प्लेलिस्ट में जाके इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोस बनी है सारी की सारी अरेंज वे में है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4। तो वहां से जाके क्वांटम नंबर्स का इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हो, आपके लिए इजीली अवेलेबल रहेगा, ठीक है। अगर ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये हो जाएगा एस के अंदर होता है एक ऑर्बिटल। अब हमने कहा कि पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे। अब पी के लिए एल की वैल्यू तो 1 होती है, तो 2L plus 1 अगर यहां लगाएंगे 2 multiplied by 1 plus 1 is equal to 3। तो P के अंदर कितने होते हैं, P के अंदर देखो अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसे कुछ बनाया होगा P के अंदर ना, 3 बॉक्स बनाए थे और कहा था कि PX, PY, PZ ये 3 ओरिएंटेशंस हैं। इन 3 ओरिएंटेशंस में हम P जो हमारे पास सब शेल है वो अरेंज हो सकती है, 3 ओरिएंटेशन है वहां पे। तो ये हमने कुछ निकाला था, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूं और यहां लिख के भी देख लेते हैं, है ना। S के अंदर ऑर्बिटल आया 1, P के अंदर हमने अभी भी निकाला, हमारे पास ऑर्बिटल आए 3, ठीक है। अब बात करते हैं D की। अब D के लिए L की वैल्यू होती है 2, तो हम लगाएंगे 2L plus 1, 2 multiplied by 2 plus 1 is equal to 5। अब D के अंदर होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है, याद रखेंगे 1 2 3 4 5। D के अंदर होते हैं 5 ऑर्बिटल्स। F के लिए L की वैल्यू होती है 3, तो 2L plus 1, 2 multiplied by 3 plus 1 is equal to 7। तो F के अंदर हमारे पास टोटल 7 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है, 7 ऑर्बिटल। तो ये था S P D F। ये ऑर्बिटल्स कैसे निकले, है ना, ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स निकले L की वैल्यू से। और L की वैल्यू कहां से आई, n-1 फॉर्मूला अप्लाई करने पे मैक्सिमम कितनी वैल्यूज प्रेजेंट हो सकती है। इसका भी सिग्निफिकेंस है ना, इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये देख लो कि n-1 जो है अगर मेरे पास 3 वैल्यूज आई तो उनका मतलब क्या है, देख लो। अगर मान लो कि मैंने कहा n is equal to 1 है, ठीक है, मैंने कहा n अगर 1 है तो n-1 तो 0 आएगा, L की वैल्यू 0 आएगी। और 0 किसके लिए होती है, 0 किसके लिए होती है, S के लिए। तो देखो ये 1 तो हो जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये हो जाएगी उसकी सबसे 1s, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं n is equal to 2, तो यहां L की वैल्यू आएगी n-1 करेंगे तो 1। यहां पे भी अगर आप 0 to n-1 करेंगे तो कोई खास फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, क्योंकि 0 है ये और इसकी वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है। 0 से 0 कितना होगा, एक ही वैल्यू होगी 0, वो S के लिए होती है। अब L is equal to 1 है, 1 आ गया, तो 0 और 1 दो वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। तो देखना ये तो मैंने लिखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है, 2। जब n की वैल्यू 2 है तो यहाँ L की वैल्यू 2 पॉसिबल हो सकती हैं। एक तो वो जिसके लिए 0 होगी L की वैल्यू जो कि S होगा, और एक उसके लिए P हो जाएगा ना, क्योंकि एक उसके लिए वैल्यू होगी 1। तो ये अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, अगर हम सेकंड सेल की बात करें तो उसके अंदर ये 2 प्रेजेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात की n is equal to 3 की, वैल्यू आती है 2
तो 0 से 2 करेंगे तो 1 0 1 2 आएगा, 3 वैल्यू आएगी, 3 वैल्यू आ रही है ना, एक आ रही है। जब l की वैल्यू 0 है तो 0 किसके लिए होती है, s के लिए, 1 किसके लिए होती है, p के लिए, और ये किसके लिए होती है, d के लिए। ठीक है, ऐसे अगर मैं 4 करूंगा तो 4s 4p 4d 4f। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछ ले यहां से कि ये बताओ कि ये जो 3D है, ये 3D तो होता है लेकिन 2D क्यों नहीं होता, है ना। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 2D पॉसिबल क्यों नहीं है, तो आप फटाफट इसका आंसर दे दोगे कि अगर देखो मैंने लिखा 2D, तो इसके लिए n की वैल्यू है 2। जब n की वैल्यू मेरे पास में कुछ 2 दे रखी है, तो मैं यहां से अगर l की वैल्यू निकालूंगा वो आएगी n-1, और 2 - 1 आएगा मेरे पास 1। तो 0 से 1 में ये यही आएगा 0 और 1, तो यही दो वैल्यूज पॉसिबल है। और मैक्सिमम वैल्यू इसके लिए l की 1 आ रही है, जो कि p के लिए ही होता है, तो इसीलिए 2D पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 2D पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ 2 है, तो अगर n की वैल्यू 2 दे रखी है तो l की वैल्यू निकालेंगे तो मैक्सिमम 1 आएगी, और वो p के लिए होती है। तो s और p ये दो ही प्रेजेंट है, समझ में आया। ये हो जाएगा 3 वाला केस। क्लियर। सेम टू सेम क्वेश्चन अगर आपसे कहे कि ये बताओ कि 4f होता है, 3D नहीं होता, है ना, या फिर ऐसा पूछ ले कि ये बताओ कि ये 1s भी होता है, 2s भी होता है, 3s भी होता है, 4s भी होता है ना। अगर हम 5s आएंगे तो 5s भी आएगा, ऐसा क्यों, है ना, ये s सभी में प्रेजेंट क्यों है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन बिल्कुल आप आंसर दे दोगे, है ना। प्रेजेंट क्यों होता है, क्योंकि देखो अगर हमने कहा कि 0 से जो भी n-1 की वैल्यू आएगी, तो जब भी कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी ना n-1 की, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 जो भी समथिंग, 0 से तो स्टार्ट होगा वो, तो ये वाली वैल्यू इसके लिए होगी, है ना। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। आया समझ में। तो अभी देखो एक चीज और बात कर लेते हैं, हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, है ना। चलो साथ साथ देख ही लेते हैं इसको कि p सब शेल है, उसके अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 3 into 2 is equal to 6 इलेक्ट्रॉन। अब एक बात देखिए, तो 2l प्लस 1, क्या ये वाली वैल्यू पहले नहीं निकाल चुका हूं, 12 प्लस 1, है ना, ये रहा 12 प्लस 1 p के लिए 3, तो यहाँ पे 3 तो निकल के आया था, इसके मल्टीप्लाई किससे की, 2 से की। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि ये हम कल पढ़ चुके हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर एक में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन तो आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। समझ में आया। डी के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 5 ऐसे, तो टोटल कितने हुए, 10 इलेक्ट्रॉन हुए। तो डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर। चलो क्वेश्चंस पे चलने से पहले एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, ये तो मैंने हटा दिया ना। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि आपने यहीं तक बोला ना, काफी ये काम चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी होगी 17, जो कि क्लोरीन होता है, 2 8 7, है ना। नियोन की भी पढ़ी होगी, नियोन की 2 8, तो ये सेकंड वाले में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन क्यों आ सकते हैं, है ना। ये आया होगा ना कभी ना कभी मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि सेकंड वाले में 8 ही इलेक्ट्रॉन क्यों आ सकते हैं। अब देखो एस के अंदर कितने ऑर्बिटल है, एक के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी के अंदर कितने हैं ऑर्बिटल, 3, एक के अंदर कितने आ सकते हैं, 6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बने, 82 इलेक्ट्रॉन बने। इसीलिए जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो ना, 2 8 18 32 ना, ये लिखते थे। पहले वाले में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, दूसरे में इतने, इसमें इतने, इसमें इतने, तो वो यही चीज है। ठीक है, हो गया भाई। आया समझ में कि अगर 1 into 2 है तो इसके लिए एस है ना, तो इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे।
14 हो जाएंगे। अगर हम थर्ड वाले की बात करेंगे, देखो 10 तो S और P दोनों में हो जाएंगे, सॉरी 8 भी दोनों में हो जाएंगे, और इसके अंदर कितने आते हैं 10 आते हैं, तो 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18। देखो थर्ड में 18 ही आ सकते हैं मैक्सिमम, है ना। तो ये जो हमने लोअर क्लास में पढ़ा था 9th 10th में, ये यहाँ हमने देख लिया कि एक्चुअल में ऐसा कैसे होता है जब सेल जो होते हैं वो सब सेल में डिवाइड होते हैं, तो ये कैसे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा, चलो ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, अभी बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन अभी जो बताने वाला हूं थोड़ा सा वेट करो, है ना। प्रिंसिपल क्वांटम के एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि कैसा है, सही है नहीं था, है ना। देखो एक आपको ना सेट दे रखा है, n = 2, l = 1, ml = 0, ms = -1। ठीक है, मतलब आपको ये एक सेट दे दिया क्वांटम नंबर का, कि जिसके अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 दे दिया, और l की वैल्यू आपको दे दी 1, ml की वैल्यू आपको दे दी 0, और ms की वैल्यू दे दी -12। तो आपको ये बताना है कि क्या ये चारों चीजें आपको दी गई हैं, क्या ये बिल्कुल सही है या गलत है। देखो बहुत आसान है, डरना नहीं है इससे, बहुत आसान है। जब n की वैल्यू 2 है ना, जब n की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, तो क्या मैं l की वैल्यू निकाल सकता हूं, 2 - 1 = 1 आएगा, है ना। तो ये n-1 हुआ, 0 से n-1 कितना होगा 0 और 1, ये दो ही वैल्यूज निकल गए हैं। अगर यहां इन दोनों में से कोई एक है तो ये ठीक है, क्लियर हुआ, ये तो ठीक है भाई, n2 हो सकता है, लेकिन फिर हमने चेक किया l = 1 वाला, तो देखो यहाँ पे l की वैल्यू 1 आ रही है, 0 भी आ रही है। अगर यहाँ n = 2 होता, l = 0 होता, तो भी ठीक होता, है ना, तो भी क्या होता, ये ठीक होता। चलो अभी क्या दे रखा है हमारे पास, ये 1 दे रखा है। अब ml की वैल्यू कितनी है, 0। अब ml की वैल्यू आपको पता होगा कि ये तो किससे थी, -l से +l, -1, 0 और +1। अगर इन तीन वैल्यूज में से कोई भी एक वैल्यू यहां दे रखी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली चीज भी बिल्कुल सही है ना, ये वाली चीज भी ठीक होगी। अब एक ऑर्बिटल की बात कर रहा है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही तो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या तो प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ, तो ये भी ठीक है। तो ये जो सेट दे रखा है क्वांटम नंबर का, ये बिल्कुल ठीक है ना। चलो सेकंड, n = 2, l = 1, ml = -1, ms = 0। ठीक है, l = 2, l = 1, ml = -+1, और ms = +1/2, 4, n = 2, l = 2, ml = 0, and ms = +1। ठीक है, अब ये तीन सोल्व करना है हमें, ये देखना है कि क्या ये जो क्वांटम नंबर का सेट दे रखा है, क्या ये बिल्कुल सही है कि नहीं है ना। अब इसका देखो हमने ये देख लिया कि सही है नहीं है, तो एक बार इसका ये देख लेते हैं एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहां है। n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2। जब l की वैल्यू 1 होती है तो किसके लिए होती है, वो p के लिए होती है। इसका मतलब ये 2p की बात कर रहा है, 2p सब सेल की बात हो रही है। ये भी आपको निकालना होना चाहिए, पता होना चाहिए कि 2p सब सेल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अगर p की बात हो रही है तो p में तो कुछ ये वाली सिचुएशन होती है, होती है ना, बिल्कुल होती है, p में ये वाली सिचुएशन होती है। अब ml की वैल्यू यहां लिखते हैं, +1, 0 और -1 होगी, तीन वैल्यूज है ना। +1 से -1 से क्या था, +1 तक आएगा, -l to +l। अब देखो 0 में तो आ रहा है ना, ये एक वैल्यू, एक बॉक्स 0 वाला होता है, एक -1 वाला है, ये वाला, तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है। अब देखो मैंने लिख दिया यहाँ ऐसे प्रेजेंट है, लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, कंप्लीट देखना है उसको। नीचे आपको लिखना है 2p है ना, ये 2p लिखा, इन दोनों का मतलब निकला 2p हो गया। ml = 0 का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। अब इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं,
ये डिपेंड करेगा यहाँ, अगर ये प्लस हाफ पे रखा है तो ऐसे लिखेंगे, माइनस हाफ पे रखा है कैसे, वहां क्या है माइनस हाफ कैसे लिख देंगे, ये हमारा आंसर है। समझ में आया? इसकी बात कर लेते हैं। n इज इक्वल टू 2 दे रखा है, l इज इक्वल टू 1 दे रखा है। जब n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 1 बिल्कुल ऑफ कोर्स हो सकती है ना। ml की वैल्यू -1 बिल्कुल हो सकती है, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब l की वैल्यू 1 है तो -l से +l जाएंगे तो -1 तो आएगा, -1 0 +1 तो ये भी हो सकती है। ms की वैल्यू 0 दे रखी है, क्या ये वाली चीज पॉसिबल है? नहीं है, या तो ये प्लस हाफ होगा या फिर माइनस हाफ होगा, तो ये जो हमें सेट दे रखा है ये सही नहीं है। समझ में आया? ऐसा आपको पता करना है। जब n की वैल्यू 2 दे रखी है, l की वैल्यू दे रखी है 1, मतलब दे रहा 2p, ये फिर से 2p की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? 2p की बात कर रहा है। अब ml की वैल्यू कितनी है? +1 है। अब ml की वैल्यू के लिए ये बॉक्स बनाएंगे, अभी 3 बॉक्स क्यों बनाए ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब ml की वैल्यू +1 है और ms की वैल्यू +1/2 है, +1/2 के लिए ऐसे लिखते हैं, और ये हो गया +1 ये क्या हो जाएगा? करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन 2p सबशेल में इस वाले ऑर्बिटल में प्रेजेंट है विद अपराइट स्टेट, ठीक है। जब n की वैल्यू 2 है तो क्या l की वैल्यू 2 हो सकती है? n-1 करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी, तो कहां से हो सकती है? तो यहीं पे गलत हो गया, आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। अगर इन 4 सेट में से इस सेट में तो ये 4 चीजें दे रखी है हमारे पास, 4 क्वांटम नंबर दे रखे हैं, इनमें से अगर एक भी गलत है तो वो गलत होना चाहिए, क्लियर है? वो सही फॉलो ही नहीं करेगा उस चीज को। समझ में आया? तो ये था कुछ क्वांटम नंबर से रिलेटेड, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलो अब एक चीज और कर लेते हैं, है ना। n इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू -1 और ml इज इक्वल टू -1, ms इज इक्वल टू +1/2, ठीक है। तो ये बताओ है कि नहीं, है ना। अब ये पॉसिबल है, सेट सही है कि नहीं है ये देखना है। यहां दे रखा है n इज इक्वल टू 0, तो अगर n की वैल्यू 0 अगर आप निकालोगे, है ना, तो ऐसे निकालोगे ना कि l की वैल्यू तो -1 होगी, तो 0 -1 करेंगे तो -1 आ जाएगा, ये भी ठीक है। और l प्लस l से -l करेंगे ये भी ठीक आ रहा है, ये भी ठीक है, इसका मतलब तो ये ठीक होना चाहिए, है ना। आप कहोगे तो बिल्कुल ठीक है ना भाई, इसकी वैल्यू 0 है, ये -1 है, प्लस l से -l करेंगे तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है ना। क्यों गलत है? क्योंकि n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, ये हम पढ़ चुके हैं पहले कि n की वैल्यू क्या है। अगर ये न्यूक्लियस है तो ये फर्स्ट सेल ही हो सकती है, क्या कोई 0 सेल होगी, 0 नंबर की सेल नहीं होगी, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, है ना। ये इससे पहले वाली वीडियो में बात कर चुके हैं कि n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, मिनिमम वैल्यू फॉर n क्या होगी? 1। अगर यहाँ 0 दे रखा है और आगे की सारी चीजें आपको ठीक दे रखी हैं, तो समझ जाओ कि वो यहाँ ये चेक करना चाहता है कि आपको ये पता है कि नहीं। एग्जाम्पल क्लियर हुआ? तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, बाकी ये हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, बस ये जिसके अंदर याद रखने वाली चीजें थोड़ी ज्यादा है ना, और बहुत इजी है, छोटे छोटे पॉइंट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस भी हो गए हैं, तो सेव तो आज नहीं करा पाएंगे, सेव हम नेक्स्ट वीडियो में ही कराएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ही कराएंगे सेव ऑफ द ऑर्बिटल्स। और तब तक के लिए आप क्वांटम नंबर्स इससे पीछे वाला जो हो किसी का रहता है तो वो देख सकते हो, ठीक है। पीछे वाले कॉन्सेप्ट का बिल्ड कर सकते हो, और अगर आपने ये कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो इससे क्वेश्चन जरूर करना, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। अगर आप ये क्वेश्चन n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, ml इज इक्वल टू -1, ms इज इक्वल टू +1/2, क्या ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है कि नहीं? आपको इसका आंसर देना है
कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? चेक करेंगे कि किस किस को समझ में आया, किस किस को नहीं आया, विद रीजन। ठीक है, क्या इसका रीजन होगा कि अगर ये सही है तो क्यों है ना, ये हो सकता है, ये हो सकता है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है ना, विद रीजन आपको इसका आंसर देना है। सिर्फ एक क्वेश्चन है, ये आपको अटेम्प्ट करना है। ये देखने के बाद इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी आप क्या करें, अपनी प्रैक्टिस करें, कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। ठीक है, और ऑल द बेस्ट, मन लगा के पढ़ते रहिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।